दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय बड़ोदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय बड़ोदिया पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आपके सभी के साथ एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 से लेकर 8 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान वाली। यह वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, और उन छात्रों के लिए भी जो उपयोगी रहेगी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं और अन्य प्रतियोगी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस हैं। अगर इन एनसीईआरटी को जिसने पढ़ा है उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आधारभूत संरचना बनती है और उनके विचार अच्छे क्लियर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान कई विषयों से बना हुआ है, आप जानते होंगे कि सामाजिक विज्ञान कई विषयों से बना हुआ है। तो एनसीईआरटी की खूबसूरती यह है कि इसने सारे विषयों को एक साथ मिक्सअप करके आप सभी के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार से क वर्ग दे रखे, इसमें खंड दे रखे हैं इसने। तो क विषय क में दे रखा है इसने भारत विश्व भूगोल भूभाग उसके निवासी। इसने ख में दे रखा है अतीत के चित्रपट, और ग में दे रखा है हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा। शासन लोकतंत्र दे रखा है इसने। ख विषय ख में दे रखा है हमारे आसपास आर्थिक जीवन अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है इसमें ख ड़ में। और विषय फीस में अपन पढ़ेंगे इन सारे विषयों को। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसने एनसीईआरटी हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। सबसे पहले एनसीईआरटी हमें सोचना सिखाती है कि किस प्रकार हम सोचते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपके बीच में। तो झील में पानी कहाँ से आया? तो झील में पानी कहाँ से आया? ये झील दे रखी होगी आपको दोस्तों। तो झील में पानी कहाँ से आया, ये प्रश्न हमें खड़ा होता है। ये पानी कहाँ से आया मतलब कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? पानी कहीं से तो आया होगा, पर्वत से निकल के आया होगा, कहाँ से निकल के आया? तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। सड़क का निर्माण किसने किया? ये सड़क जो बनी हुई है, सड़क का निर्माण किसने किया? ये छोटे छोटे घर में रहने वाले लोग क्या गतिविधियाँ करते होंगे, मतलब जो दे रखी हैं गतिविधियाँ। तो इस जो घर है इसमें जो लोग रहते हैं वो क्या क्या काम करते होंगे, वो किस प्रकार के काम करते होंगे, क्या गतिविधियों में संलग्न होंगे। देखो, वो ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये आसपास को जो क्षेत्र हैं, यहाँ की जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें वही लोग वही काम करते होंगे जो आसपास में ज़्यादा मिलती होगी। तो ये जानना चाह रहा है कि ये सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के से रिलेट होती है। जो काम होते हैं ना लोगों के, वो वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति निर्भर करती हैं। तो ये पूछना चाहता है, ये हमें बताना चाहता है कि इस लोगों के काम क्या होंगे, तो हमें जानना होगा। इस प्रकार हम इसको जानेंगे। तो 21 हम अभी रहते हैं 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं। तो इस बात को हम सभी सहमत होंगे कि हम मानव सभ्यता, जो इस समय सभ्यता अत्यधिक क्या है, अत्यंत अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। मतलब कि अभी का जो समय है बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। एक तरफ तकनीकी विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल तकनीकी विकास हो रहा है और तेज़ी से विकास हो रहा है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं, हम एआई तक आ गए हैं। तो हम बहुत से तकनीकी विकास कर रहे हैं। और दूसरी ओर देखते हैं कि इस समय में संसार विश्व युद्धों और सशस्त्र और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है। मतलब कि देखिए आप, हम तकनीक तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी तकनीक तो बढ़ रही है, लेकिन हम उसके साथ साथ दूसरी ओर देखते हैं तो संघर्ष भी चल रहे हैं। दुनिया भर में देशों में युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे देश पर अधिकार करने की प्रवृत्ति अभी भी बढ़ रही है। हमारे ग्रह एक प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। मतलब कि जो जो विकसित विकास तो कर रहा है, लेकिन हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर दबाव पड़ रहा है। असाधारण संभावना के युग में असामान्य चुनौती के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब कि असाधारण संभावना है, हमारे पास संभावना बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं आज के जीवन में, लेकिन हमारे सामने असामान्य चुनौतियां हैं। चुनौतियां बहुत सारी है, हमें पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व भर में अधिकांश लोग यह सोच रहे हैं कि मानव सभ्यता के आने से सभ्यता को विकास का समस्या को किस प्रकार हल करें। मतलब कि जो अभी अधिकांश लोग, मतलब कि जो वैज्ञानिक हैं, जो चिंतक हैं, वो सोच रहे हैं कि मानव सभ्यता के समक्ष आने वाली, जो हमारा मानव के समक्ष आने वाली समस्या का समाधान किस प्रकार हल करें। समाज किस प्रकार शांति समरसता के साथ जीवन जीना सीखे। किस प्रकार सुंदर ग्रह पृथ्वी की रक्षा न केवल अपितु इसके रहने वाली प्रजातियों के लिए करें। मतलब कि जो मतलब हम इस पृथ्वी की रक्षा किस प्रकार कर सके। तो हम इसको प्रश्न, ये हमें प्रश्न इसका जवाब देगी। ये मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, मतलब बहुत सरल लगता है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सरल लगते हैं, परंतु इसके उत्तर सरल नहीं है। मतलब कि सरल तो लगते हैं हमें कि पृथ्वी को किस प्रकार बचाया जाए, पर्यावरण किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, ये बहुत प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन इनके उत्तर सरल नहीं है, सरल हो भी नहीं सकते। क्यों? मानव सभ्यता, मानव समाज अधिक विविध और जटिल है, क्योंकि हम बहुत जटिल हैं, हम अविभिन्नता है। हम अभी भारत को भी ले लिए, भारत में भी बहुत सारी विविधता है। हम विविधता ही जटिलता उत्पन्न करती हैं। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें भविष्य और उसकी विशेष रूपों मानव सभ्यता को समझना होगा। हमें मानव को समझना होगा। किसको समझना होगा? मानव को समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है, यही सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिक रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों, किंतु ऐसा नहीं है। विषय जहाँ तक संभव है कि वैज्ञानिकों का तरीका
वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है। मतलब ये वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग तो करता है, मतलब कि जो भूगोल हैं या फिर कोई इकोनॉमिक्स हैं या फिर अन्य कोई विषय हैं, वो सारे विषय वैज्ञानिक का उपयोग करता है, लेकिन ये एक तरीके से मानव सभ्यता केंद्र है। इसके केंद्र में मानव सभ्यता है, मतलब मानव समाज है इसके केंद्र में। समाज विज्ञान कई विषय हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारे विषय हैं, जैसे भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मानव युग पुरातन विज्ञान है, मनोविज्ञान है, ये सारे विषय इसमें शामिल हैं। हमें इसको पढ़ना है। तो देखिए इसमें क विषय पूरा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो कि भारत और विश्व भूगोल कैसे हुआ, अतीत के चित्रपट, अतीत में किस प्रकार से हम क्यों ज़रूरी है, अतीत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और नदी पर्वत पठार ये किस प्रकार से ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान परंपरा हमें किस प्रकार मतलब कि जो अतीत क्यों पढ़ना चाहिए। अतीत इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें जानकारी मिलती है कि हम अतीत में जो गलतियाँ हुई हैं हमसे, वो गलतियाँ हम दोबारा नहीं कर पाए। ठीक है, ये आप उसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। लोकतंत्र, जैसे कोई समाज है तो समाज में किस प्रकार के नियम होंगे, किस तरीके की किसकी भागीदारी होगी, कौन किस देश में, मतलब हम सब इस राजनीति में पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोकतांत्रिक देश क्या होता है, लोकतंत्र मतलब किसकी बात चलती है, ये सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास का जीवन, आर्थिक जीवन किस प्रकार होगा, मतलब कि अर्थव्यवस्था होती है वो किस प्रकार से काम करेगी, हम इसको समझेंगे। तो ये सब कुछ मतलब मिक्सअप करके पढ़ाया गया है, तो हम सामाजिक विज्ञान में सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको फर्स्ट पार्ट से। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, मतलब पृथ्वी पर जो स्थान है, मतलब कि पृथ्वी जो हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इस पर स्थान है। तो आर्यभट्ट ने इसमें कुछ परिभाषा दे रखी है। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तो जैसे 5 तत्व होते हैं ना, तो उसमें से कुछ दे रखी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से बनी हुई है। और ये गोलाकार है। क्या है? गोलाकार है, सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है, मतलब ये सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें प्रश्न दे रखे हैं, मानचित्र क्या है? तो दोस्तों बताइए मानचित्र क्या है? मानचित्र क्या है, इसके प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके प्रमुख घटक क्या है, मतलब इसके तत्व क्या है, मतलब इसके एलिमेंट्स क्या है, निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांतर दिशा का प्रयोग कैसे किया जाता है, मतलब कि पृथ्वी की जो स्थिति है, मतलब कि पृथ्वी की जो लोकेशन बताने के लिए, सरल भाषा में प्रयोग करूँ तो आप समझ पाएंगे। जो पृथ्वी की लोकेशन है उसकी स्थिति को अंकित करने के लिए देशांतर और अक्षांतर, देशांतर का प्रयोग कैसे किया जाता है, देशांतर से स्थानीय समय मानक निर्धारण कैसे होते हैं, मतलब जो देशांतर रेखा है, देखो अक्षांश रेखा वो होती है जो पृथ्वी के व्रत होती है, जो पृथ्वी, जैसे मान लो ये गोल पृथ्वी है, इसके जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल खींची गई लाइन क्या होती है? अक्षांश होती है। लेकिन जो रेखा पृथ्वी के वर्टिकल खींची जाती है वो होती है ऊर्ध्वाधर, बोलते हैं इसको हिंदी में, ये होती है देशांतर, जो ये मानक समय को निर्धारित करती है। तो हम इसको जानेंगे किस प्रकार से। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं, मतलब कि आप मान लो कि आप दिल्ली की यात्रा कर रहे हो, उसमें पहली बार आप दिल्ली में गए। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा कर रहे हैं उसका पता कैसे लगाएंगे, मतलब कि आप मान लो दिल्ली, ये मान लो ये पूरा एक शहर है, ये पूरा एक शहर है, तो आप इसमें जा रहे हो, तो आप इसमें यात्रा कैसे करेंगे? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो आप कैसे लगाएंगे, उनको पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किस स्थान की व्यक्ति से पूछ, मतलब आप क्या करोगे? सबसे पहले व्यक्ति से पूछ सकते हो, या फिर उस व्यक्ति के मानचित्र को देख सकते हो, मतलब उस नगर के मानचित्र को देख सकते हो। पिछली कक्षा में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी हुई थी, मतलब 5th क्लास में, फिर इसमें आपने कुछ ना कुछ बातें सीखी होंगी मानचित्र के बारे में। तो आइए हम इसमें देखते हैं। तो लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए, मतलब आपने एक लघु मानचित्र का, एक जैसे लघु मानचित्र है, इसका निरीक्षण करना है आपने। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं, मतलब आप यहाँ से अभी अभी उतरे हैं और आपको जाना है कहाँ पर? आपको जाना है बैंक पर जाना है। कहाँ जाना है? बैंक पर जाना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से आओगे? इस तरीके से आप यहाँ पे चले जाओगे। तो आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या अन्य मार्ग संभावित हैं? तो आपको यहाँ से विकल्प दे रखा है, यहाँ से आप कहाँ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ जा रहे हो, तो आपके पास कोई और अन्य मार्ग का विकल्प है क्या? तो आपको फिर इधर से जाना होगा, अन्य मार्ग का विकल्प है। तो देखो यहाँ से फिर इधर से हो गए, उधर से, तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आपको इस मानचित्र आपको ये सुविधा देता है। क्या आप इसी मानचित्र का सार्वजनिक उद्यान अन्य का भी पता लगा सकते हैं? तो देखो मानचित्र हमें पूरा दिखाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे वहाँ पर जा सकते हैं, और किसका कोई विकल्प है कि नहीं है, ये हमें सिर्फ मानचित्र दर्शाता है। तो हमें इसको देखना है, और मानचित्र किस प्रकार से कार्य करता है हम देखना शुरू करते हैं। तो देखो मानचित्र, उसके घटक, तो देखो 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। देखो मानचित्र लघु मानचित्र हो सकता है, वृहद क्षेत्र का मानचित्र होता है, देखो भारत जैसे विशाल और पूरे विश्व का भी मानचित्र हो सकता है। तो देखो भारत जैसे कोई छोटा सा गांव है उसका मानचित्र हो गया, कोई बड़ा शहर है उसका मानचित्र हो गया, और एक बृहद क्षेत्र, इसका इस तरीके से मानचित्र हो सकते हैं। और मानचित्र भी कई प्रकार की होती है दोस्तों। एटलस जो होती है वो मानचित्रों की एक पुस्तिका होती है।
आपने देखा होगा कि एटलस मार्केट में आती हैं, वो एटलस पूरी मानचित्र से भरी हुई थी। उसमें सबसे कई प्रकार के मानचित्र होते हैं, जिसमें भौतिक मानचित्र होते हैं जो कि फिजिकल, जो कि प्राकृतिक आकृति को दर्शाते हैं, जैसे पर्वत, महासागर, नदियों को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र होते हैं जो राजनीतिक स्थिति को दर्शाते हैं, जो कि एक सीमाओं को दर्शाते हैं। ये सीमाएं हमने बनाई हैं, ये किसी मतलब कि प्रकृति ने नहीं बनवाई, जैसे भगवान ने नहीं बनवाई है। जैसे मान लो कि कोई देश है तो उसकी सीमा यहाँ तक है, तो ये सीमा किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है ना। तो ये राजनीतिक सीमा है, मतलब एक राज्य का तंत्र है, ये राज्य है, ये राज्य फैला हुआ है, देश है, कंट्री है, तो इसकी राजनीतिक सीमा, ये एक राजनीतिक सीमा हो गई। थीमेटिक वो होती है जो विशेष प्रकार की सूचना प्रदान करती है। जैसे मान लो कि मुझे अगर बताना है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, जैसे मैं भारत का मैप बना दूँ तो भारत का लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो मानचित्र मैप पे जाना मत, तो ये लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसमें मैं एक सिंबल बना रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार से हम थीमेटिक मानचित्र, मतलब कि किसी और चीज़ को दर्शाने के लिए। तो क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद कागज को एक टुकड़े को पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? देखो ये प्रश्न कर रहा है फिर से कि आप अचंभित क्यों नहीं हो सकते, जैसे कि एक इतना बड़ा, तो भैया इतना बड़ा भूभाग है और उस पर एक छोटे से कागज पर किस प्रकार से आप मानचित्र बना दोगे? ये बात तो सोचने वाली बात है। यह मानचित्र स्केल की सहायता से किया जाता है। मतलब ये मानचित्रण किस प्रकार से किया जाता है? ये स्केल, तो स्केल मतलब होता है मापन, मतलब हमें इसको मेज़र करते हैं किसी एक बड़ी यूनिट को एक छोटी यूनिट में। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी, जैसे मान लो कि मैंने भारत का मानचित्र बनाना है, तो मैंने 100 किलोमीटर को मेज़र किया 1 सेंटीमीटर में। तो मैं मेरे मानचित्र में क्या करूँगा, मैं जो मेरा मानचित्र है उसमें मैं 1 सेंटीमीटर को मैं 100 किलोमीटर मानूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं उसको स्केल कर दिया। तो हर मानचित्र की अपनी अपनी स्केल हो सकती है, तो जिस प्रकार से आप बना सकते हैं उसको, तो ये स्केल की सहायता से किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जाता है? स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए हम लघु मानचित्र को, हमारे मानचित्र पर वापस आते हैं। मानचित्र जैसा कि जहाँ मुद्रित हैं, प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब प्रत्येक सेंटीमीटर, मतलब कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो धरातल में, मतलब धरती पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि उसको रिलेट करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे मान लो कि 500 मीटर है ना, जैसे 500 मीटर है तो हम कहेंगे कि ये स्केल 1 मीटर बराबर 500 मीटर, तो ये इसका प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर वो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर वो 500 मीटर है, अगर वो 2 सेंटीमीटर है तो वो 1000 मीटर है। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक में अध्याय में 5 में मानचित्र को देखिए, तो 5वें अध्याय में अपन देखेंगे बाद में। तो नीचे दाएं कोने पर एक रूलर के दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई 500 मीटर और किनारे पर लिखा गया है। तो एक तरीके से अपन को इस तरीके से मानचित्र पर अपन दिखते हैं, तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम देखो जैसे मानचित्र ये होता है ना, तो इसके साइड में इस तरीके से मानक लिखा होता है और उसमें पैमाना लिखा होता है कि पैमाना इतना है, तो अपन उस पैमाने के आधार पर इसको अपन देख सकते हैं। तो किन्हीं दो वस्तुओं की दूरी स्केल पर निर्भर करती है, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करती है जिसका मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो दो दूरी है, जैसे मान लो कि ये मुंबई है और ये इंदौर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये वो मानचित्र का पैमाना क्या लिया गया होगा वो उसके मानचित्र पर निर्भर करेगा। ठीक है, आइए लघु मानचित्र के दाईं शीर्ष स्थान पर आप 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि मानचित्र के एक कोने पर ऐसे इस प्रकार से 4 त्रिकोण होते हैं। ठीक है, तो ये 4 किनों के होते हैं, 4 दिशाओं को दर्शाते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लो ये दिशा दर्शाती है उत्तर को, ये दिशा दर्शाती दक्षिण को, ये पश्चिम को, ये पूर्व को दर्शाती है। तो हमें यहाँ बीच में होना चाहिए, तो बीच में अगर दोगे इधर जाएंगे तो पूर्व आएगा, इधर जाएंगे तो उत्तर आएगा, इधर। तो इस तरीके से ये घड़ी वाली देखिए आप इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं शीर्ष उत्तर पर घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हैं हुए आप हुए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इन्हें चतुर्दर्शी या प्रधान बिंदु भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं, मतलब मध्यवर्ती मतलब कि दो दिशाओं, दो मुख्य दिशाओं के बीच की दिशा मध्यवर्ती, जो मध्य में है। जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच की मध्यवर्ती दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व हो गई, ये वाली दिशा। ठीक है, इस प्रकार से आप आसान है, देखो समझ सकते हो इसको, और मैं इसको आसानी से समझा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं। प्रतीक चिन्हों एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, देखो प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, प्रतीक बोले तो सिंबॉलिक सिंबल होते हैं। हमें प्रतीक चिन्ह, जैसे मान लो कि अगर मानचित्र बना दिया आपने, है ना, अब मानचित्र में आपको दर्शाना है कि मैं तो दर्शा रहा हूँ भैया, मैं तो स्कूल दर्शाऊंगा, तो स्कूल बनाएंगे क्या इतना बड़ा, अब वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाएंगे तो बड़ा बनाएंगे क्या, नहीं ना। तो मान लो आपको दर्शाना है, सड़क बनाना है तो सड़क दर्शाएंगे क्या, नहीं ना। तो लेकिन बड़े नगर देश के मानचित्र इन सभी चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। लेकिन बड़े नगर एक देश के मानचित्र इन सभी के लिए चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इनकी जगह इनकी आकृति रेखांकन के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के प्रकार, जैसे रेलवे स्टेशन, डाकघर, इनके लिए मार्गों, रेलवे स्टेशन, नदी, तालाब, वन के लिए प्रतीक, तो इन सभी प्रतीकों का चिन्ह करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप इसमें,
तो आप इसमें बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि बड़ी लाइन होगी तो इस प्रकार का मानचित्र बनाया जाता है इसी बड़ी लाइन के लिए, और छोटी लाइन होगी रेलवे लाइन की तो इस प्रकार की लाइन होगी, और रेलवे स्टेशन होगा तो इस तरह की, स्टेशन होगा तो इस तरह की आकृति बन दिखी होगी आपको। पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पक्की सड़क होगी तो इसे 2 पैरेलल लाइन होगी, और कच्ची सड़क होगी तो डॉट डॉट ऐसे करके होगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए भी इस तरीके की अगर सीमा दिखती है आपको, जैसे मान लो कोई मानचित्र बना रखा है उसमें इस तरीके से डॉट दे रखा हो, फिर इस तरीके से दे रखी है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। और राज्य सीमा के लिए इस तरीके की दे रखी होगी। और जिला आप देख सकते हो, नालाब तालाब आपने पता होगा। और कोई नहर के लिए देखो नहर साइड से निकाल रखी है, और कोई बांध होगा तो उसके लिए सेतु, मतलब सेतु बांध के लिए इसको आपको इस तरीके की आकृति मिल सकती है सेतु के लिए। नदी का को पता होगा। और मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, ये सब आपको धार्मिक स्थलों के लिए इस प्रकार की मिल सकती हैं। अगर पोस्ट ऑफिस देखना है तो PO लिखा होगा पोस्ट ऑफिस के लिए, और कोई टेलीग्राम कार्यालय होगा तो PTO लिखा होगा, ठीक है। और पुलिस स्टेशन के PS इस तरीके से आपको दिख सकते हैं। बस्तियाँ दिखी होगी तो आपको इस तरीके लाल कलर की इस तरीके से कोई मकान दिखी हुई दिखती है। और कब्रिस्तान के लिए इस तरीके से आकृति दिख सकती है आपको, ठीक है। वृक्ष होंगे तो वृक्ष के लिए दे रखा है, घास के लिए घास दे रखा है। तो मतलब ये सब कुछ आकृतियाँ हैं जो आपको मानचित्र पर दिख सकती है, क्योंकि मानचित्र इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, वो केवल प्रतीकात्मक होता है, इसलिए उस पर सब कुछ दर्शाना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम प्रतीकों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। पृथ्वी का मानचित्रण। अब पृथ्वी का मानचित्रण कैसे करेंगे? अब जैसे पृथ्वी तो गोल है, अब देखो ये पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अत्यधिक कठिन है। मतलब पृथ्वी का मानचित्रण क्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। देखो क्या बोल रहा है, अब ये खुद ही बताएगा, अपन को जो पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रह आकार चपटा नहीं है, ग्रह का आकार चपटा नहीं है, इसकी आकृति गोलाकार है। क्या है? गोलाकार है। अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, और व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे, ठीक है। व्यवहारिक दृष्टि मतलब चपटी है, लेकिन इसको व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। ऐसा क्यों? कागज के समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को यथावत स्थिति संभव नहीं है। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर चपटी है, यहाँ पर है, इसको गोलाकार है, तो इसको हम एक पृष्ठ पर बिल्कुल चपटा करके दर्शा नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए आप, अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक संतरा लीजिए, और संतरे को क्या करिए, छिलके को केवल 3 अथवा 4 टुकड़े होंगे, तो छिलके के केवल कितने 3 और 4 टुकड़े करेंगे आप। 3 और 4 टुकड़े करके इसके बाद एक मेज पर इसको चपटा ऐसे फ्लैट करके इसको लगा देंगे, तो किनारे बिना तोड़े आप नहीं कर सकते। मतलब कि इसके किनारे को आप बिना तोड़े इसको फ्लैट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ग्लोब का विचार कीजिए। ग्लोब आकृति जैसा है, गोल आकृति, ग्लोब क्या होता है, जैसे ग्लोब दे रखा है, ये गोल आकृति जैसा है, और उस पर मानचित्र बनाया गया है। ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, तारों जैसे तारामंडल आदि भी एक मानचित्र हो सकता है। मतलब कि ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का भी हो सकता है, चंद्रमा का भी हो सकता है, और ये तारामंडल, तारों का भी हो सकता है। इस प्रकार से हो सकता है। तो भौतिक वस्तुएं जो गोलाकार हैं, सामान्यतः वस्तु प्लास्टिक या किसी कार्डबोर्ड से बनी होती हैं। मतलब कि ये भौतिक वस्तु, ये जो कुछ चीज़ें होती है कार्डबोर्ड से बना जा सकती है, कुछ से बना सकती है, इस प्रकार से। तो भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ग्लोब पृथ्वी और आकार का समान है, इसलिए ग्लोब किसी समतल की तुलना में भूगोल के लिए बेहतर होगा। मतलब कि हमें इस तरीके के फ्लैट जो मानचित्र होते हैं ना, उसकी तुलना में एक ऐसा ग्लोब मानचित्र हमारे लिए बहुत उपयुक्त होगा पृथ्वी के मानचित्र को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक होता है, देखो इसमें हिंदी की खूबसूरती ये है कि इसमें वर्ड से ही हम समझ सकते हैं। निर्देश मतलब होते हैं निर्देश, डायरेक्शन, हमें दिशा देते हैं। निर्देशांक, है ना। तो जो जैसे इस प्रकार से सिंबल दे रखा है, ये निर्देशांक हो गया। तो किसी नगर कस्बे, एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए। आप सीधी पंक्ति में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। तो आप इस प्रकार निर्देश करेंगे, पंक्ति की दुकान, साथी दुकान पर शाम बजे मिले, तो आप उसकी सहायता से मिल पाए। तो ये देखो सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि ये सामान आपका, ये क्या है, बाजार है, तो आपकी गली है, 4-5 गली है, 1 2 3 4 गली हैं। आपका दोस्त 4th गली में रहता है। कौन से कितने मकान में? 1 2 3 4th गली में 3rd वाला घर उसका घर है। तो आप उसको इस तरीके से निर्देशांक कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज पे भी क्या होता है, इस तरीके के सिंबॉलिक होते हैं। जैसे मान लो कि इसने कॉलम बना रखे हैं, कॉलम और रो, जैसे ये 1 रो है, 2 रो है, 3 4 5। तो अगर मान लो कि ये जो प्यादा पड़ा है, ये कहाँ पर पड़ा है, ये 4th रो में 3rd ग कॉलम में पड़ा है। तो ये क्या हो गया, इसका निर्देशांक हो गया, निर्देश हो गया, निर्देश अंक। ये किससे अंक कर रहे हैं? निर्देश कर रहे हैं अंक से, तो निर्देशांक हो गया। तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं और आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। आप इसको समझेंगे, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 चीज़ें हैं अपने पास, अक्षांश है ना, अक्षांश, ठीक है।
तो आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। तो ग्लोब, जैसे ग्लोब है, इस पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना बहुत सरल है। जब घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु दोनों ध्रुव हैं। मतलब जब इसको घुमाया जाता है तो ये जो यहाँ से घुमाया जाता है ना, ये दोनों स्तु क्या है, स्थित क्या है, ऊपरी ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित दोनों ध्रुव हैं। क्या है, दोनों ध्रुव बोलते हैं इनको, ठीक है। जहाँ से घूमता है उसको ध्रुव बोलते हैं। इनके मध्य भूमध्य रेखा होती है। मतलब कि जो ध्रुव होते हैं ना, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्लोब है, जैसे मान लो इसको ग्लोब मान लीजिए, यहाँ से घूम रहा है तो ये क्या है, इसके बीच में क्या है, ये भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है। और उस व्रत को पहचानिए जो इसको चिन्हित करता है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि भूमध्य रेखा पर आप खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं आप, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर आप खड़े हैं और दोनों ध्रुव से किस प्रकार ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक ध्रुव पर यात्रा करें, मतलब ये दोनों ध्रुव में से एक में से यात्रा करें, मतलब उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते समय आपकी दूरी बढ़ जाएगी, मतलब कि आपकी ध्रुव मध्य से दूरी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि आपकी दूरी बढ़ जाएगी, किस प्रकार से, जैसे आप यहाँ पृथ्वी पर हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, तो अब आपको जाना है ध्रुव की ओर, आपको उत्तरी ध्रुव की ओर जाना है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाना है। तो यहाँ से आप जाएंगे तो आपकी क्या होगी, यहाँ से दूरी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, यहाँ से भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, यहाँ से आपकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो पृथ्वी चारों ओर व्रत बनाती है। तो ये क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर व्रत बनाती है। कहाँ से बनाती है, पृथ्वी के चारों ओर व्रत बनाती है। क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर व्रत बनाती है। किस प्रकार से, जैसे पृथ्वी है तो इसके चारों ओर व्रत बनाती है। किस प्रकार से, जैसे पृथ्वी है तो इसके, जैसे ये मान लो यहाँ से तो पीछे घूम के आएगी ना, देखो ये घूम के आएगी, ये भी है तो यहाँ से पीछे तो घूम के आएगी, तो ये सारी घूम के आ रही है, तो ये घूम के आएगी, ये घूम के आएगी, तो इस तरह से व्रत बना रही है, ठीक है। आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अक्षांश होती हैं पृथ्वी के चारों ओर व्रत बनाती हैं, पृथ्वी के चारों ओर व्रत बनाती हैं। पुनः पृथ्वी को सुनिश्चित करना सरल है। बड़े व्रत विषुवत कहलाते हैं। सबसे बड़ा जो व्रत होता है, मतलब कि जो सबसे बड़ा व्रत होता है वो विषुवत होता है। क्या होता है, विषुवत, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत होता है। जबकि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो व्रत की अक्षांश द्वारा अंकित किए गए व्रत छोटे होते जाते हैं। मतलब कि ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे ये पृथ्वी है, इसके जो सेंटर में जो व्रत बना हुआ है ये सबसे बड़ा होगा ना। देखो यहाँ से इसकी लंबाई बहुत बड़ी है, तो सबसे बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की हो जाएंगे, जैसे ये ध्रुव है, इधर इधर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, तो हमारे व्रत क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, छोटे। जैसे ऊपर जाएंगे तो भी छोटे होते जाएंगे, क्योंकि ध्रुव की ओर जा रहे हैं अपन। ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमारे व्रत क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो देखिए आगे, अक्षांश को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो अक्षांश होते हैं उनको डिग्री में व्यक्त किया, मतलब कोई ना कोई मापन तो होगा ना दोस्तों। ऐसा तो है ही नहीं कि उसको मतलब ऐसे ही अपन खींच रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो परंपरागत रूप से विषुवत व्रत शून्य माना जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारा व्रत है और इसको अपन शून्य मान रहे हैं। कौन सा, ये वाले जो विषुवत रेखा है इसको अपन क्यों मान रहे हैं, शून्य। क्या मान रहे हैं, इसको शून्य मान रहे हैं। यहाँ पे अपन मान रहे हैं 0 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। तो परंपरागत रूप से विषुवत को शून्य अंश कहते हैं, जबकि ध्रुवों के अंश को 90 डिग्री और उत्तरी को अंश कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो ध्रुव है, जैसे ये ध्रुव व्रत है, यहाँ पे ध्रुव व्रत है, तो इसके 90 डिग्री, कौन सा व्रत है, 90 का व्रत है। कौन सा है, 90 का, ठीक है। ये शून्य है, ये ध्रुव। तो उत्तर दक्षिणी ध्रुव में लिखा जाता है। मतलब इसको ये 90 लिखा जाता है तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसको 90 उत्तर लिख देंगे। क्या लिख देंगे अपन, इसको उत्तर लिख देंगे, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव के बीच एक संबंध है। अब देखो ये बहुत ही आपको समझने वाली बात है, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, बहुत ही समझने वाली बात है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। किसके बीच संबंध बता रहा है ये, अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। क्या संबंध है इसके बीच, अपन तो देखना है, संबंध को जानना है अपने को। तो एक संबंध है, भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु गर्म। देखो ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, इसके चारों ओर इसके चारों ओर जलवायु क्या होती है, गर्म होती है। क्यों होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ेगी तो सबसे पहले गर्म कौन होगा, ये वाला होगा कि बेटा ये वाला होगा, ए वाला होगा कि बी वाला होगा। तो बी वाला होगा, क्योंकि बी सीधा पड़ रहा है। जो चीज़ें सीधे पड़ती हैं वो जल्दी गर्म होगा, तो इसको बोलते हैं उष्ण बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको, उष्ण। क्या बोल रहे हैं, उष्ण बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले इसको उष्ण बोल रहा है। जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर होते मतलब दूर के, मैंने आपको पहले बताया कि ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होंगे, अक्षांश छोटे होंगे। ध्रुव की ओर जाएंगे तो किसी और यात्रा करते हैं तो अक्षांश की डिग्री घटती है, मतलब अक्षांश क्या होगा, घटेगा। मतलब कैसे, अक्षांश की डिग्री घटती है और जलवायु शीतोष्ण होती जाती है। मतलब कि यहाँ से सूर्य अब धीरे धीरे तिरछा हो रहा है तो सूर्य की किरणें कम आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे शीत होगी, शीतोष्ण होगा। क्या होगा, शीतोष्ण, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव के निकट जलवायु ठंडी होती जाती है। मतलब जो दक्षिणी ध्रुव, जैसे दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर बिल्कुल जलवायु क्या होती है, बिल्कुल ठंडी होती थी, बिल्कुल शीतोष्ण हो जाती है, बिल्कुल शीत, आप देख सकते हैं। आप विज्ञान में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, आप विज्ञान में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं भी बता सकता हूँ। लेकिन
अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ऊपर ठंडी क्यों हो रही है, नीचे गर्म क्यों हो रही है। ये हम एक वर्ष की समयावधि के विभिन्न ऋतुओं का अनुभव करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, एक ही स्थान पर पूरे साल भर में, जैसे मान लो अपन यहाँ भारत पर रह रहे हैं, जैसे ये भारत है, तो यहाँ पर हम साल भर में अलग अलग ऋतुओं का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, तो हम इसको जानेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो अपन चर्चा करेंगे इससे आगे, ठीक है। अब देखिए देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर, जैसे ये खड़ी वाली रेखा दिख रही है, प्रमुख यामोत्तर दिख रहा है आपको। अब कल्पना कीजिए कि संभवतः आप सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। सबसे छोटी रेखा पर, सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से नीचे ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप सबसे छोटी रेखा, जैसे सबसे छोटी रेखा ये है, सबसे छोटी रेखा पर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा, यहाँ से अपन यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं यात्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यूरोप और अफ्रीका मार्ग से जाने की जगह आप एशिया मार्ग से भी जा सकते हैं और एक समान होगी, और दूरी एक समान होगी। मतलब कि ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ से इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उत्तरी ध्रुव पर हूँ तो मैं इधर से जा रहा हूँ तो यूरोप और अफ्रीका से जा रहा हूँ, और लेकिन अगर मैं एशिया से भी जा सकता हूँ, तो देखो दोनों की दूरी क्या होगी, दोनों की दूरी बराबर होगी। क्या होगी, बराबर। मैं इधर से जाऊँ यूरोप से अफ्रीका को गए तो भी मैं ध्रुव पर बराबर पहुँचूँ, यहाँ पे भी बराबर पहुँचूँगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो देशांतर होता है, देशांतर रेखा होती हैं, वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो जा सकते हैं। देशांतर रेखाओं को मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेडिटेरियन और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, ये इसको बोलते हैं मेडिटेरियन लॉन्गिट्यूड। ये होती है प्रमुख यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, प्रमुख यामोत्तर। देशांतर को यामोत्तर भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये प्रमुख यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं इसको। ये सारी तरह से बराबर होती है और ये अर्धवृत्त होती है। क्या होती है, ये पूरी वृत्त नहीं होती है, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचती है तो ये पीछे से नहीं आ रही है, लेकिन अक्षांश जो होती है वो व्रत होती है, लेकिन ये व्रत नहीं होती, ये उसको बोलते हैं अर्धव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्धव्रत, क्योंकि एक व्रत से जुड़कर दूसरी व्रत तक जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको समझे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आप विज्ञान में भी सीखेंगे कि पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी कहाँ घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक आप टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है और जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, और ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाइए और हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल और कुछ स्थानों पर मध्यकाल, सायंकाल और सबसे नाश्ते का समय, प्रातः नाश्ते का समय होता है। अन्य देशों में मध्याह्न भोजन का समय होता है और किसी तीसरे देश में रात्रि भोजन कर नींद से हो रहे होते हैं। मतलब कि ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि पृथ्वी है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा है। तो हम इसके यही कारण है कि देशांतर के मापन के द्वारा हम उस स्थानों के समय को भी मापेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि इसे पृथ्वी है और ये सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अब यहाँ पहुँच रहा है, अब ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के यहाँ पे तो रात है, ठीक है, रात है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रात पड़ रही होगी, शाम शाम होगी यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शाम होने वाली होगी, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगी, दिन होगा। तो यहाँ पे कोई लोग क्या कर रहे हैं, दिन यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये अलग अलग एक ही समय में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो आपने पता होगा कि ये समय निर्धारित कर रहा है। क्या कर रहा है, समय। तो देशांतर क्या कर रहा है, जैसे पृथ्वी है तो ये एक देशांतर ये हो गया, 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 एक देशांतर हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से सूर्य है, तो एक यहाँ इस देशांतर पे जो देश आ रहे हैं वो देश पे सूर्य आ रहा है, लेकिन इस देशांतर पे जो देश आ रहे हैं वो देशों के सूर्य लेट आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो ये समय निर्धारित कर रहा है। देशांतर क्या कर रहा है, समय निर्धारित कर रहा है। आपने समझा होगा कि अक्षांश रेखा, जो अक्षांश रेखा है वो क्या कर रही हैं, वो आपके लिए जलवायु निर्धारित कर रही है। जलवायु निर्धारित कर रही है कि कहाँ उष्ण होगा कि शीतोष्ण होगा कि वो निर्धारित कर रही है। लेकिन जो देशांतर हैं वो आपके लिए क्या कर रही हैं, वो आपके लिए समय निर्धारित कर रही है। देशांतर आपके लिए समय निर्धारित कर रही है। क्या कर रही है, समय निर्धारित कर रही है। तो आपको समझना है बेटा, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देशांतर मापने के लिए हमें प्रमुख यामोत्तर कहे जाने वाले बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच यामोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि 1884 के कुछ देशों में तय किया गया इंग्लैंड लंदन से एक क्षेत्र से ग्रीन से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा मानी जाएगी। मतलब कि एक
देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखा है यहाँ पे। क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड के एक क्षेत्र ग्रीनिच ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा को प्रमुख यामोत्तर अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा माना जाएगा। मतलब कि ये जो आपने देखा अभी, यहाँ वाली, कहाँ वाली, ये वाली, मैं एक बार आपको कर देता हूँ। जैसे ये वाली जो है एक ग्रीनविच, जो ये रेखा दिख रही है आपको, ये वाली है ग्रीनविच वाली रेखा। ये क्या होती है? ग्रीनविच। तो लंदन के कुछ लोगों ने क्या किया, लंदन से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा को प्रमुख यामोत्तर बोल दिया। तो यहाँ पे समय क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? समय शून्य होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे समय शून्य मतलब यहाँ से अपन समय की गणना करेंगे, मतलब कि यहाँ से इधर के वाले देशों को अपन पहले वाले, ये हो गए पहले, ये हो गए बाद में, क्योंकि सूर्य इधर पहले आएगा। तो इधर के ये अगर यहाँ पे 12 बज रही होंगी तो यहाँ से 12 से पहले बज चुकी होगी, यहाँ 12 के बाद में बजेगी। तो इस तरीके से अपन इसको पहला प्रमुख यामोत्तर बोलेंगे। तो आगे चलते हैं, अपन इसको पढ़ने के लिए करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब यदि आप ध्रुव में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं तो आप अक्षांश रेखा से माप करते हैं। आप किसी ध्रुव में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार आप अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के साथ आप यात्रा करते हैं तो देशांतर भ्रमण की दूरी का माप है। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर आप, जैसे मान लो कि आप अक्षांश से यात्रा करते हैं, एक ध्रुव की यात्रा करते हैं, तो आप अक्षांश से एक माप है, जैसे मान लो 0 है, यहाँ से 23.5 डिग्री है, फिर 66 डिग्री है, इस तरह के माप है। तो उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि में मापा जाता है। तो देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, जो पूर्व पश्चिम हो या पूर्व हो, इसका मान 0 से 180 तक होता है। मतलब कि इसको भी मापा जाता है। जैसे 0 है तो यहाँ से 180 तक इधर से जाएंगे, इधर से ऐसे ऐसे करेंगे तो 180 से 0 से 180 पूर्व, 180 से पूर्व, 180 से पश्चिम, तो 180 से पूर्व, 180 से पश्चिम, ये तरीके से अपन माप सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ते हैं। तो इसमें पश्चिम के लिए प और पूर्व के लिए पूर्व को वर्णों को जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर न्यूयॉर्क का देशांतर दे रखा है 74 पश्चिम। ठीक है, तो जहाँ पे न्यूयॉर्क, देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार कनेक्ट करता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है? 0 है। क्या है यहाँ पे? 0 है। तो मैं यहाँ पे 74 क्या जाऊँगा? 74 पश्चिम में जा रहा हूँ, तो 74 डिग्री पश्चिम में। तो यहाँ से मैं काउंट करते हुए पश्चिम में जाऊँगा तो यहाँ पे न्यूयॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपन चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं, चीज़ों को अपन जान सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली, जबकि दिल्ली 77 पूर्व, मतलब कि दिल्ली जो है, जैसे मान लो कि ये पूरी पृथ्वी है और यहाँ पे यामोत्तर रेखा पूर्व में, तो यहाँ 0 है। अब इसकी 77 डिग्री पूर्व, ये पूर्व दिशा बताई थी मैंने। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो 77 डिग्री पर दिल्ली, जो अपनी दिल्ली है वो 77 पूर्व में है यामोत्तर से। और टोक्यो कहाँ पर? टोक्यो जापान में जाकर ऑन 140 डिग्री से हैं। तो आप इसको मानचित्र पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनको लग रहा है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा, इससे आसान समझा नहीं सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यामोत्तर से ग्लोब देख सकते हैं, 180 पश्चिम और 100 पूर्व की एक की देशांतर रेखा है। मतलब कि जो 180 जो पश्चिम है, देखो मान लो कि अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने 0 से किया, 0 से इधर 180 कहाँ गया मैं? पूर्व गया, इधर से 180 पश्चिम गया। तो बेटा देखो ये जो 180 पश्चिम, 180 पूर्व, ये तो ना एक ही है ना, एक ही रेखा है ना। तो ये क्या हो गया? एक ही रेखा है। तो इसीलिए देशांतर को पूर्व पश्चिम न लिखकर 180 ही लिखा जाता है। मतलब इसको अपन पूर्व 180 वाले डिग्री को अपन ना तो पश्चिम लिख सकते हैं ना ही पूर्व लिख सकते हैं, क्योंकि एक है तो एक को ना तो ये लिखेंगे ना तो वो लिखेंगे, इसको केवल 180 डिग्री ही लिखा जाता है। देखिए अगर आगे आगे हम चर्चा करते हैं इसमें, अक्षांश देशांतर मिलकर दो निर्देशांक होते हैं। इसकी सहायता से आप पृथ्वी की किसी भी स्थान का पता लगाने के सक्षम हो जाते हैं। अब देखिए, आप इन दोनों दिशाओं का एक तो अक्षांश रेखा, 100 अक्षांश हो गई, 100 अक्षांश हो गई और एक देशांतर हो गई। इन दोनों दिशा के द्वारा, इन दोनों की दिशा की सहायता से आप पृथ्वी के किसी भी स्थान की करेक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इन दोनों की सहायता से, अक्षांश और देशांतर की दोनों की सहायता से आप पृथ्वी की किसी की दिशा की सहायता लगा सकते हैं। तो देखिए ग्लोब पर नीली रेखा, अब देखो किसी भी लगा सकते हैं। अब आपने देखते हैं बहुत सारी रेखा, देखो ये भूमध्य रेखा दे रखी है, क्योंकि ग्रीनविच, देखो ग्रीनविच टाइम दे रखा है, भूमध्य रेखा दे रखी है, पश्चिम गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दो गोलार्ध दे रखी है। ये पश्चिम गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दे रखा है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो ये भाग, ये पश्चिम, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ ध्यान देने वाली बातें दे रखी है। जैसे मान लो ग्रीनविच में पहली यामोत्तर रेखा नहीं है, पहली प्रमुख यामोत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के यामोत्तर भी थे। मतलब पहले ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब से पृथ्वी बनी है तब से ग्रीनविच को ही प्रमुख यामोत्तर बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
पहले बहुत भी हुई है। वास्तव में यूरोप में अनेक शताब्दियों से पूर्व में स्वयं भारत की प्रमुख यमोत्तर रेखा भी थी। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो भारत की जो प्रमुख यमोत्तर रेखा थी, मतलब अभी जो ग्रीनविच है ना लंदन की, इसको प्रमुख यमोत्तर बोल रहे हैं, इसको प्रमुख लाइन बोल रहे हैं। लेकिन पहले प्राचीन काल में हमारे उज्जैन, वर्तमान उज्जैनी के मध्य से होकर गुजरती थी। मतलब जो उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है वहाँ पर, वहाँ से समय की गणना की जाती थी। उस दिशा को प्रमुख माना जाता था। तो उज्जैन ने अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का केंद्र स्थापित किया। मतलब वहाँ पर क्या है, जंतर मंतर भी है दोस्तों। तो 1500 वर्ष तक प्रमुख खगोलविद मोहम्मद ने यहाँ पर अपना कार्य किया। भारतीय खगोल विषय शून्य और प्रमुख यामोत्तर सहित चंद्र दिशा से परिचित थे। मतलब कि हमारे जो पुराने जो लोग थे खगोलविद शून्य और यामोत्तर रेखा सहित अक्षांश और दिशा से परिचित थे, तभी तो उन्होंने उज्जैन में किया। यामोत्तर रेखा तभी खगोल यंत्रों गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन चुका है। यामोत्तर के निकट कुछ स्थानों का शराय दर्शाया गया है, अत्यधिक निकट है, कुछ शहर इसके निकट हैं जबकि कुछ दूरी पर स्थित है, इसलिए देशांतर को नापने के लिए सही तरीका है। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। जैसे ये देखिए, ये अपना भारत है, पंजाब भारत, और ये देखिए यहाँ से ये 75.80 डिग्री 75.8 पूरब दे रखा है वहाँ से। तो अभी ये पुराना है, लेकिन यहाँ से देखिए ये जो उज्जैन है यहाँ से महेशमती, ये देखो मालवांगर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली इस साइड में दे रखा है। तो इस क्षेत्र में अपन पुराने शहर को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और पृथ्वी की जो लोकेशन अपन देखें, तो पृथ्वी की जो लोकेशन देखिए, जैसे यहाँ से देख सकते हैं अपन, तो यहाँ से सबसे पहले तो ये 12:30 डिग्री, ये हमारे यहाँ टाइम, ये हमारे को मानक समय है। ये 182 डिग्री, 82.5 डिग्री हमारा मानक समय है। यहाँ से इलाहाबाद से निकल कर, यहाँ से इलाहाबाद से निकल कर जाती है ये लाइन, ठीक है। तो अपन इसको समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें और देखिए समय क्षेत्र को जोड़ना, टाइम जोन को जोड़ना। अब देखो क्या होता है कि अब ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, अब बहुत बड़ी है तो इसमें डिग्री पर समय, जैसे मान लो कोई एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाना पड़ेगा तो समय में बहुत अंतर आ जाएगा। तो ग्लोब को पुनः पश्चिम से घुमाइए, और इस प्रकार हमने अपना ग्रह दूरी चक्कर लगाता है तो प्रत्येक 24 घंटे, मतलब जैसे अपनी जो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसमें क्या होता है कि क्या होता है कि ये घूमती है तो 24 घंटों में घूमती है। कितनी घूमती है? 24 घंटों में घूमती है। और एक चक्कर पूरा कराने में डिग्री डिग्री घूम लेती है। मतलब कि ये जो घूम रही है, जैसे मान लो मैंने ये पृथ्वी बनाई, अब ये पृथ्वी घूमेगी, ये मैंने ए बिंदु बनाया, तो ये बिंदु वापस घूम के, मतलब ये वापस घूम के यहाँ पे आने में कितना समय लगाएगा? यहाँ पे लगाएगा 24 घंटे लगाएगा। तो इसमें कितनी डिग्री है? तो यहाँ पे डिग्री है 360 डिग्री, क्योंकि मैंने बात की थी कि 180, ठीक है, और एक 0 डिग्री, तो ये कितने हो गए? 360 हो गए। लेकिन हमने किया था कि 180 160 डबल बार आ गया, तो इसको माइनस कर देता तो अपने पास कितने हो गए? 360 डिग्री हो गए। लेकिन 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री में कितनी घूमेगी ये? 15 डिग्री। कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। तो एक डिग्री में 15, मतलब कि ये बोल रहा है कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो क्या बोल रहा है? एक घंटे में, कितने घंटे में? एक घंटे में 15 डिग्री ये पृथ्वी घूमेगी। तो देखिए एक डिग्री में 15 घंटे घूमेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर तो घूमेगी तो प्रमुख यामोत्तर सूत्र जाते हुए 0 15 15 पूर्व से प्राप्त करते हुए इसी प्रकार 15 15 जोड़ते हुए तो पहुँचते हैं। इंग्लिश पे 12 बजे हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला ये पृथ्वी है, यहाँ पर 12 बजे हैं तो ये 0 डिग्री है। अगर यहाँ 15 डिग्री पर कितने बजेंगे? यहाँ पर एक पहले बज गया होगा, तो यहाँ पे अपने को 11 बजेंगे। और यहाँ 15 डिग्री, यहाँ पे कितने बजेंगे? यहाँ पे बजेंगे 11, यहाँ पे बजेंगे 1 बजेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 नहीं बजेंगे, यहाँ पे 11 यहाँ बजेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 बज जाएगी क्योंकि 1 डिग्री आगे है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये 1 घंटे में 15 मिनट चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे मान लो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो इसी प्रकार 15 जोड़ते हुए तो 15 दोपहर में 1 बजी है। यदि 15 पूर्व मतलब इसी से 15 पूर्व, ये 15 पूर्व दे रखा है, 15 पूर्व पर कितनी बजी हैं? 15 पूर्व पर 15 पूर्व पर 15 पूर्व पर 2 बज की 1 बजी है। कितनी बजी है? दोपहर की 1 बजी। कितनी बजी है? दोपहर की 1 बजी है। दोपहर की 1 बजी कहाँ पे बजी है? 15 पूर्व पर दोपहर की 1 बजी है। तो ये पूछ रहा है कि 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 12 बजे होंगे। मतलब कि यहाँ से दोपहर मतलब 15 डिग्री का अंतर है, तो 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो 1 घंटे का अंतर है ना। और यदि 15 डिग्री पश्चिम 15 डिग्री पश्चिम पर, कहाँ पर? 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पश्चिम पर, जो 15 डिग्री पश्चिम है तो यहाँ पर 11 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पश्चिम पर क्या होंगे? तो यहाँ पर
30 डिग्री पश्चिम पर क्या होंगे, तो 1 घंटे 15 डिग्री का अंतर है, तो कितने का अंतर होगा, 1 घंटे का अंतर होगा, तो 10 बजे होंगे। इसी क्रम को घटता क्रम करते हैं। तो इस प्रकार से हम समय को निर्धारित करते हैं। तो आइए पता लगाइए, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आप सभी देशों का अपना अपना ग्रीनविच समय दे रखा है। तो ग्रीनलैंड देखो, ये ग्रीनविच टाइम यहाँ पे 12 बज रही है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर है। तो अपन कितना डिग्री दूर है इससे, अपन है साढ़े पाँच। यहाँ से देखो हम साढ़े पाँच, तो हम यहाँ से कितना, तो हम यहाँ से बहुत मतलब कितने दूरी पर हैं, तो हम कितने समय पहले है उससे, ग्रीनविच टाइम से 5:30 डिग्री। अगर आपने मैच देखे होंगे तो मैच में आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पर समय कुछ रात के 8 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ बजते होंगे, दिन का समय होता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। ये सब कुछ अब पढ़ने के लिए अब मैं सब कुछ समझा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, देखो कि अपना देश क्या है, भारत है। तो भारत में क्या एक ही समय निर्धारण है, क्या है समय निर्धारण है, एक समय निर्धारण है। मतलब कि हम भारत में केवल एक समय को निर्धारित करते हैं। हम 82.82 डिग्री को एक समय मानते हैं। मतलब 82.82 डिग्री पर जो समय होता है वो पूरे देश भर में एक होता है। लेकिन बहुत सारे देश क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब जैसे मान लो कि ये चाइना है। अब चाइना क्या बहुत बड़ा देश है, ठीक है। अब चाइना में क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे डिग्री पर, एक एक डिग्री में एक एक घंटे का अंतर होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनकी डिग्री में कितने का अंतर आ जाएगा। अगर उनकी डिग्री में 60 डिग्री का अंतर आ गया तो 4 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो संभव है क्या फिर इस तरीके से काम करना, नहीं ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, फिर एक से अधिक समय निर्धारण करते हैं एक देश में, एक से अधिक समय। तो चाइना ने 8 समय निर्धारण किया। कितने समय निर्धारण किया, 8 नहीं किया, या 8 तो केवल उसका क्या है 8 घंटे लेट है, मतलब है ना। तो इस तरीके से यह सब अपने अपने देशों की क्या दे रखी है इन्होंने, अपने अपने देशों की ये ग्रीनविच टाइम से का समय बता रखा है कि कितने समय आगे हैं। तो ग्रीनविच टाइम से जो समय जितना आगे हैं, देखो ये ग्रीनविच टाइम से भारत कितना आगे है, 5.5 डिग्री आगे हैं। ये 6.5 डिग्री ये देश आगे हैं, चाइना 8 घंटे आगे हैं। तो ये सबसे आगे कौन है, देखो 10 घंटे, ये 12 घंटे। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ आता है जापान में सूर्योदय होता है, तो 12 घंटे आगे हैं। तो इस तरीके से सब अपने अपने देशों की देखिए, तो सब अपने अपने देशों में अलग एक से अधिक क्या होते हैं, समय जोन भी हो सकते हैं। तो हमारे देश को याद रखना है आपको, हमारे देश का समय जोन कौन सा है, 82.82 डिग्री। तो आगे अपन इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपको इसको पढ़ना है, प्रश्न क्रियाकलाप करना है, प्रश्न के देखना है, ये प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, जिसको प्रश्न से वो हल करना है। ये आपको बहुत ये एक्टिविटी आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। और इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी यहाँ पर समाप्त होती है। तो आप बताइएगा ये एनसीईआरटी आपको कैसी लगी और किस प्रकार से आपको समझ में आया। अगर आपको एनसीईआरटी बहुत समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर इस तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अगली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में कमेंट करें कि हाँ सर हमें इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, आगे की एनसीईआरटी चाहिए, तो आप कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसके लिए नई वीडियो बना सकूँ। और धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।